Okay, we are about to start now. So, welcome. This is day 7 of our literature class. We have been covering this for past, I think, 6 weeks, and this is our day 6. We have so far studied multiple periods of English literature. We have up to now covered Puritan age, which is also called Age of Milton. In that period, we saw major writers in their works. We also discussed some important facts and aspects related to John Milton. In today's class, we would be covering the Restoration period, which is the period from 1660 onwards. And in this class, we will also cover some important literary terms that are going to be asked or that might be important for our examination. So let's start now. And as always, we will start our class with some fancy quotes. So today's quotes is taken from Essay on Criticism by Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप का नाम क्रिटिसिज्म में अक्सर जो है एक बड़ा प्लेस डिज़र्व करता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है पायोनियरिंग मत कहते हैं उनको, जो स्टार्टिंग में हो, ठीक है, उनको हम पायोनियरिंग वर्क कहते हैं. तो इनके बहुत सारे जो है एसेज हैं, जैसे हैमलेट लिखा है, द मेटाफिजिकल पोइट्स लिखा है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है, एसे ऑन मैन लिखा है. तो ये सारे वर्क जो इनके हैं ना, वो क्रिटिसिज्म के हैं. क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म को छोड़िए, पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूँ. क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना, ठीक है. जैसे तुम तो बहुत देर से उठते हो, ये हो गया क्रिटिसिज्म. इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि हम किसी भी वर्क, यहाँ पे वर्क का मतलब हो गया कोई पोम, कोई स्टोरी, कोई प्ले, कोई नॉवेल, कुछ भी, उसको जब हम एग्जामिन करते हैं और उसके प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को बोलते हैं, और साथ में हम उसका बेस भी देते हैं. सीधे ऐसे नहीं बोल दिए कि तुम्हारा जो वर्क है ना फालतू है, नहीं, वहाँ पर हमें बेस भी देना होता है कि इस बेस के हिसाब से, इस बेस के हिसाब से. तो जब हम किसी वर्क को, ठीक है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, उसके इफ़ेक्ट को देखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये रोमांस में जाएगा, ये ट्रेजेडी में जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये रिवेंज ट्रेजेडी में जाएगा, ठीक. तो ये सब जो है करना क्रिटिसिज्म कहलाता है, ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में. क्रिटिसिज्म की शुरुआत जो है बहुत पुरानी, मतलब बहुत पहले से हो चुकी थी, BC से ही हो चुकी थी. जैसे आपको प्लेटो और एरिस्टोटल, ये सब आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे. लेकिन जो प्रॉपर क्रिटिसिज्म है, या फिर आप कहिए कि एक ऑर्गेनाइज टाइप का क्रिटिसिज्म है, वो आपको मिलेगा जॉन ड्राइडन के टाइम से, ठीक है. जॉन ड्राइडन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक. जॉन ड्राइडन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. अच्छा, छोड़िए, क्वेश्चन बाद में करूँगा. तो आज का हमारा जो कोट है वो लिया गया है अलेक्जेंडर पोप के क्रिटिकल एसे से, जिसका नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म. ये बहुत छोटा सा लाइन है, ठीक है, बहुत छोटा सा लाइन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात है. लिखा है टू अर इज़ ह्यूमन. अ का मतलब होता है गलती करना, कोई मिस्टेक करना, ठीक. टू अर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन आप समझते हैं गॉडलीनेस, या ऐसा जो प्योर हो, सैक्रेड हो, उसको डिवाइन कहते हैं. तो इसमें लिखा है कि गलती करना जो है वो इंसानों का काम है, ठीक है. गलती करना इंसानों का काम है, और माफ़ कर देना वो डिवाइन है. डिवाइन मतलब कि आप समझ रहे हैं, गॉडली पावर, पवित्रता, ये सारी चीज़ें, सैक्रेडनेस, होलीनेस एंड ऑल दैट. तो गलती करना इंसान का काम है, लेकिन जो अगर उसे माफ़ कर दे तो वो अच्छा काम कर रहा है, मतलब डिवाइन का काम कर रहा है, भगवान का काम कर रहा है, गॉड का काम कर रहा है. तो यहाँ पर से ये है, ये इसका छोटा छोटा मीनिंग हुआ. इसको आप बड़े एस्पेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक. अच्छा, ऐसी चीज़ें जो एक छोटा सा सेंटेंस है और उसमें एक बड़ा सा मीनिंग छुपा हुआ है, या एक ऐसा छोटा सा सेंटेंस है जिससे एक बड़ा मीनिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक. उनके लिए स्पेशल हम नाम देते हैं इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं इपिग्राम, ठीक. तो ये एक काम की बात हो गई कि ऐसे छोटे स्टेटमेंट, छोटे सेंटेंस, ठीक है, जिससे हम कोई बड़े आइडिया को डिस्कस करते हैं, जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट छुपा हो, तो उसको हम वैसे सेंटेंस को, वैसे चीज़ों को हम इपिग्राम कहते हैं, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. कुछ लिटरेरी टर्म्स को हम कवर करेंगे.
इससे पहले स्टार्टिंग के 3 क्लासेस में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में मैं लिटरेरी टर्म जो है डिस्कस किया था। बहुत सारे लिटरेरी टर्म को आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एग्जांपल निकाल करके दिखाए थे और बहुत सारा चीज़ डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ में हम आज फिर कुछ 10-12 टर्म को जो है कवर करेंगे। अच्छा, इन सब टर्म को जो है कल जो है मैं आपको एक लिस्ट भेज दिया था, वो फिगर ऑफ स्पीच का था। आप उतना फिगर ऑफ स्पीच कवर कर लेंगे ना, तो अगर नॉर्मल पूछता है क्वेश्चन तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछ लिया जाए, जो कि डिफ़िकल्ट पूछता ही है, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें कवर करना होगी। और ये सब चीज़ अगर आप कवर कर लोगे, ये जो हम आपको हर दिन 10, 12, 15 ऐसे पढ़ा देते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा जो आपको हम लिटरेरी टर्म देते हैं वो 2-3 सोर्स से, इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन उसमें से जो बहुत अच्छे वेबसाइट हैं, ठीक है, जिनका यूज़ स्कॉलर लोग खुद करते हैं, उसका हम यूज़ करके आपको नोट्स बनाते हैं। और एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, वही ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, जो कि M.H. अब्राहम्स की लिखी हुई किताब है, ठीक। और उसके बाद एक और किताब है J.A. कडन M.A.R. हबीब की, जिसका नाम है डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी। वो डिक्शनरी बड़ी मोटी सी किताब है। तो हम इन तीनों बुक का यूज़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी बताते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर चीज़ को नहीं बताते हैं, बुक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, दैट मैटर्स, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पर अभी हीरो नहीं बनना है, हमें अभी एग्ज़ाम निकालना है और इतना ही पढ़ना है कि हमें अच्छा मार्क्स आने, ठीक। चलिए, पहला टर्म है हमारा एलिग्री। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड व्हाट एलिग्री इज़ इन प्रीवियस क्लास, स्टिल इट वुड बी नॉट बैड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन। सो एलिग्री क्या होता है, मैं आपको ये उतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको आसान वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। जब आप खुद से रिवीजन करेंगे नोट्स को, तो आप इनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन नोट्स को बनाते टाइम भी हम ध्यान दिए हैं कि ऐसा नहीं कि वहाँ से सीधे उठा करके जो वर्ड है सीधे रख दिए, नहीं, वहाँ से भी अगर कुछ बीच में ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे थे जो आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, या जिसके लिए आपको डिक्शनरी देखना पड़ता है या कुछ और देखना पड़ता, तो हम उनको हटा करके, ठीक, उसके जगह पर ईजी वाला टर्म यूज़ कर लिए हैं, ठीक। बहुत सारे ऐसे भी इसमें डेफिनेशन है जो किताब में पूरी तरह से अलग हैं, वो आपसे होगा नहीं, तो हम उसको हटा करके खुद का वर्ड खुद से जो है, जैसे प्रॉम्प्ट, ये पोर्टमेंटिव वर्ड है, इसका आप बुक में डेफिनेशन देखेंगे या कहीं पर भी तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम उसको हटा करके एकदम बेसिक सा दे दिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इट्स ईजी, इट्स कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिबल, यू विल नॉट हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दीज। सो एलिग्री क्या होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बस आप याद रखेंगे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग। डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ कही जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ कही जाती है तो उसमें उसका कोई एक मीनिंग होता है। जैसे बोला गया कि मुझे प्यास लगी है, ठीक, तो सिंपली मीनिंग है कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है ना, पानी की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम क्या होता है बोलते हैं कि वो तुम्हारे खून का प्यासा है ना, वो तुम्हारे खून का प्यासा है। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा खून पीना चाहता है, ठीक, उसमें क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग है, ठीक, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग है। तो इसे क्या कहा जाएगा, एलिग्री कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारे किताबों में देखते होंगे कि वहाँ पर दूसरे चीज़ का एग्जाम्पल ले करके कुछ दूसरा चीज़ बताया जाता है, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ कुछ और है, ठीक, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ कुछ और है, वहाँ पर कुछ और समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे कोई स्टेटमेंट कुछ और होता है, उसके पीछे कोई बड़ा सा मीनिंग होता है। जैसे एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है कि वो वाला अंगूर खट्टे हैं, कि लोमड़ी जो है अंगूर को ऐसे देखती है, वो कूदती है और उससे नहीं ले पाती है, तो वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सॉर्स। तो यहाँ पर एक तो ये बताना होगा, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज क्या है, इसके पीछे मैसेज ये है कि इंसान जिस चीज़ को नहीं अचीव कर पाता है वो उसकी बुराई करने लगता है, तो ये मैसेज है। तो यहाँ पर हो गया डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग। तो जब किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग हो, मतलब अलग अलग मीनिंग हो, ठीक, तो उसको हम एलिग्री बोलते हैं, ठीक। ज़्यादातर एलिग्री का यूज़ हमको रिलीजियस राइटिंग में मिलता है, ठीक, मतलब रिलीजन की जितनी भी किताबें हैं, चाहे आप बाइबल ले लो, कुरान ले लो, गीता ले लो, महाभारत, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एलिग्री मिलेगा, मतलब बात कुछ और कही जाएगी और उसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा होगा या कुछ और होगा। जैसे वहाँ पर बात की जाएगी साधु संत की, उनके जीवन की, लेकिन वो दरअसल में एक मैसेज दिया था होगा पूरी ह्यूमैनिटी को कि सबके लिए ये बात है, ठीक। जैसे किसी एक खास इंसिडेंट को जो है डिस्कस किया जाएगा, तो वो भले ही इंसिडेंट को डिस्कस किया जाए, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मीनिंग होगा कि इंसानों तुम ऐसी गलती ना करो या ऐसी चीज़ें, तो उसे हम एलिग्री कहते हैं, ठीक। एलिग्री में बस आपको इतना याद रखना है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, कि उसके पास जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग होगा उस पर, ठीक। कुछ एग्जांपल आपको जो लिटरेचर में मिल जाएगा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द फेरी क्वीन और
गलिवर ट्रैवल। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसका वर्क है, बताइए। जॉन बनियान। जॉन बनियन का है, जॉन बनियन ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का पब्लिकेशन डेट क्या है, मतलब ये कब पब्लिश किया गया था। ये एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1678 में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पब्लिश किया गया था। फेरी क्वीन आप जानते हैं होंगे, फेरी क्वीन किसका है, एडवर्ड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर है। इसी तरह गुलिवर ट्रैवल किसका है, जोनाथन। जोनाथन स्विफ्ट का है। क्या? तो हाँ, ये सब जोनाथन। जो एग्जाम्पल है आपका, ये सब एग्जाम्पल आपका वो एलिग्री है। एलिग्री मतलब क्या कि इसमें लिखा कुछ और होगा, मीनिंग वो कुछ और दे रहा होगा, ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब इसका जो है कुछ कुछ टाइप भी होता है। जैसे ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो रिलीजियस एलिग्री है, मतलब इसमें रिलीजन के बारे में बात किया गया, अच्छी बातें कही गई है, नैतिकता की बात की गई है। ये जो फेरी क्वीन है, ठीक है, ये भी एक रिलीजियस एलिग्री है। लेकिन ये जो गलिवर ट्रैवल है ये एक पॉलिटिकल एलिग्री है, मतलब इसमें वहाँ के टाइम के जो है किसी पॉलिटिकल प्रैक्टिस को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया होगा, तो ये पॉलिटिकल एलिग्री हो गई। आप बेसिकली उसका नाम देख करके ना आप समझ सकते हैं, या बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा ना तो आप समझ जाएंगे। जैसे जब जॉन बनियन के बारे में आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि जॉन बनियन जो है वो एक तरह से जा करके लोगों को मैसेज दिया करते थे, प्रीच किया करते थे, ठीक है, इसी वजह से उनको मना भी किया गया था, फिर वो नहीं माने तो जेल में रख दिया गया। तो अब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में आपको एक आइडिया अपने आप लग जाएगा कि ये बंदा जो है रिलीजियस था, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो रिलीजियस एलिग्री होगी। तो ये सारी बात हो गई, ठीक है। अगला हमारा टर्म है इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन देखिए, जब हम किसी ऐसे चीज़ों के बारे में रेफ़र करते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग जान रहे होते हैं या जो बहुत फेमस हो रहा होता है, कोई इंसिडेंट हो या कोई आदमी हो या कोई डेट हो या कोई कुछ भी हो, तो उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई लड़का पढ़ने में अगर आपकी क्लास में तेज़ है, ठीक, तो आप बोलेंगे अरे देखो ना ये तो क्लास का न्यूटन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक ऐसा आदमी का नाम यूज़ किया, ठीक, जो फेमस है, अभी नहीं, पहले 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 हिस्टोरिकल आदमी था, हिस्टोरिकल फिगर था, वो फेमस, सब उसको जानता है, तो ये इल्यूजन हो गया, ठीक। इसी तरह अगर कहीं पे लड़ाई हो रहा है क्लास में ही या कहीं पर भी, तो आप देखो ना विश्व युद्ध चल रहा है या फिर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक रेफरेंस दिया पास्ट इवेंट का जो फेमस था, जिसको लोग जानते थे, तो ये इल्यूजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि रेफरिंग बैक टू समथिंग फेमिलियर, कि किसी ऐसे चीज़ को रेफ़र बैक करना जो कि आपके लिए फेमिलियर हो, आप जान रहे हैं। जैसे न्यूटन को सब जान रहा होता है, फेमिलियर है, वर्ल्ड वॉर को सब जान रहा होता है, फेमिलियर है। और क्या ये विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम बोल नहीं रहे होते हैं कि ये इस वजह से हम मेंशन किया, हम सीधे उसको मेंशन कर देते हैं, सामने वाला खुद समझ जाता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि ये तो क्लास का न्यूटन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे तुम बहुत तेज़ हो, वो अपने आप समझ जाएगा कि न्यूटन का मतलब क्या होता है, तेज़ ही होता है, ठीक। तो हम किसी हिस्टोरिकल पर्सन को रेफ़र कर सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस को कर सकते हैं, या इवेंट को कर सकते हैं, या किसी हम वर्क को या उस वर्क के पैसेज को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी इसका रेफरेंस दिए ना, इसका रेफरेंस, तो ये भी एक इल्यूजन में आएगा क्योंकि हम किसी एक फेमस चीज़ को जो ये किए। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर को बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड, ठीक। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल हो गया, इल्यूजन का हो गया, कि हम किसी एक चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि फेमिलियर है, तो ये हो गया इल्यूजन का एग्जाम्पल, ठीक। अगला हमारा टर्म है एम्बिग्यूटी, ठीक है। एम्बिग्यूटी क्या है, एम्बिग्यूटी मतलब सीधे समझिए एक तरह से आप जिसमें थोड़ा सा डाउट हो, शक हो, मतलब कोई ऐसा चीज़, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जिसका दो मीनिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ जिसका दो मीनिंग हो सकता है, ठीक। जैसे लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, लास्ट क्लास में 2-3 क्लास पहले, उसमें हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे लिख के बताते हैं फिर से आपको, कि गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन लीवर, हम बोल देते हैं गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन लीवर, LIVER। तो यहाँ पे लीवर का दो मतलब हो जाता है, एक लीवर जो पेट के अंदर होता है और ऑर्गन कि आपकी अच्छी ज़िंदगी लीवर पर डिपेंड करती है, आपका अच्छा लीवर काम कर रहा है कि नहीं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लीवर जैसे ड्राइव से ड्राइवर, चलाने वाला, उसी तरह लिव मतलब रहना और लीवर मतलब रहने वाला, तो इसका दोनों मतलब हो सकता है। तो एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है कि जब किसी एक फ्रेज़ का, एक किसी टर्म का या एक किसी वर्ड का दो अलग अलग, एकदम अलग अलग मीनिंग हो, ठीक, अलग अलग वे में इसको इंटरप्रेट किया जा सके, तो उसी को हम एम्बिग्यूटी कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं। अक्सर हम किसी को मजाक मजाक में ऐसा बोल देते हैं,
किसी को चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं, तो वैसी चीज़ें एम्बिग्विटी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पोर्टमेंटिव टर्म। ठीक है, पोर्टमेंटिव टर्म या पोर्टमेंटिव वर्ड, इसके लिए एक राइटर बहुत जाने जाते हैं, लुइस कैरोल नाम है उनका, एलिस इन द वंडरलैंड। ये क्या है बेसिकली, ये बहुत आसान है, इसके लिए कुछ दिमाग माथा पच्ची नहीं करना, बस आपको याद रखना है। इसमें हम करते क्या है कि दो अलग अलग वर्ड को लेते हैं और उसको जोड़ करके एक वर्ड बनाते हैं। जैसे हम ब्रेकफास्ट लिए और लंच लिए और इससे बना दिए ब्रंच। ब्रेकफास्ट का BR लिए और लंच का अंच लिए, अब ये ब्रंच बन गया। तो ब्रंच वैसे खाना को बोलते हैं जो हम लंच के बाद का पहले करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं। इसी तरह एजुकेशन वर्ड लिए और इंटरटेनमेंट वर्ड लिए। एजुकेशन से ईडू लिए और इंटरटेनमेंट से टेनमेंट लिए, इस दोनों को जोड़ करके ईडुटेनमेंट बना दिए। तो ये हमारा पोर्टमेंटिव वर्ड कहलाएगा। इसी तरह एक और टर्म हो सकता है जैसे इन्फोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और टेनमेंट। ठीक है, इसी तरह आपका मेडिकल, ठीक है, और केयर, तो मेडिकेयर हो गया। ठीक, तो इस तरह से जब हम किसी दो वर्ड को एक जगह कंबाइन करके उससे एक नया वर्ड बना लेते हैं, मतलब उस वर्ड को हम नहीं यूज़ करेंगे, उस वर्ड के कुछ लेटर को, कुछ पार्ट को, कुछ कंपोनेंट को, और तब एक नया वर्ड बनाएं, इसका एकदम अलग मीनिंग होगा, तो वही हमारा पोर्टमेंटिव वर्ड कहलाएगा। ठीक है, चलिए एंटीथेसिस, फिर इसको मैं पहले भी बोल चुका, अगर और भी बताया जा चुका है इसको सेकेंड या थर्ड क्लास में। एंटीथेसिस क्या होता है, देखिए एंटीथेसिस, एंटी का मतलब होता है उल्टा, थीसिस का मतलब आप एक तरह से समझ जाइए कि कोई भी बात, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि देखो ना लेक्चर झाड़ रहा है, तो उसको हम थीसिस भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब लोग रिसर्च करते हैं तो थीसिस पेपर जमा करते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है कि वो उन अपनी बात को सामने रख रहे हैं, तो थीसिस मतलब बात, एंटी मतलब उल्टा। यहाँ पर कोई उल्टी बात की जाएगी, मतलब उल्टी मीनिंग निकलेगा, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिमिलर वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन देयर सिंटेक्स, मतलब सिंटेक्स में जो है, ठीक, सिंटेक्स में कि कहाँ पर कौन सा वर्ड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सेम होगा। ठीक, जैसे अगर इधर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो इधर भी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म होगा, अगर इधर ING है तो इधर भी ING होगा। ठीक, सिमिलर वर्ड स्ट्रक्चर होगा लेकिन उसका मीनिंग साफ अलग होगा। ठीक, अच्छा, एक और आता है टर्म, हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, PARALLELISM, पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म उसको बोलते हैं कि जब किसी एक चीज़ को ना हम रिपीट करते हैं, किसी एक चीज़ को रिपीट करते हैं, किसी एक स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं, किसी एक सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है, तो इसको हम पैरेललिज्म बोलते हैं। तो एंटीथेसिस में क्या होता है, एंटीथेसिस में कि पैरेललिज्म ही होता है, मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है, सेम स्ट्रक्चर सेम वर्ड रिपीट होता है, लेकिन मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है, एकदम चेंज होता है। जैसे एग्जांपल हम लिख रखे हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर, मैरिज हैज़ मेनी पेन्स, ये सैमुअल जॉनसन का है लिखा हुआ। मैरिज है, रसेलाज, इनका एक रसेलाज द प्रिंस ऑफ एबिसिनिया करके जो है एक प्ले है, उसी में से ये लाइन लिया गया है। मैरिज हैज़ मेनी पेन्स, ये कह रहे हैं कि मैरिज में जो है बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक, बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर, सेलिबेसी बोलते हैं आप एक तरह से ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य कहिए, उसको हम सेलिबेसी कहते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे तो वो लोग सेलिब्रेट हो गए, तो उसी को सेलिबेसी बोलते हैं। तो इसमें सैमुअल जॉनसन लिख रहे हैं कि मैरिज हैज़ मेनी पेन्स, कि मैरिज में बहुत ज़्यादा पेन है, बट सेलिबेसी नो प्लेजर, कि अगर आप ब्रह्मचर्य करेंगे तो उसमें भी कोई प्लेजर नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये एंटीथेसिस है। देखिए इसमें यहाँ पर पेन की बात हो रही है, एक आइडिया, ठीक, और यहाँ पर प्लेजर की बात हो रही है, ठीक, उसका ऑपोजिट आइडिया। तो आइडिया क्या है, ऑपोजिट, आइडिया क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट है, ठीक, ऑपोजिशन है, कॉन्ट्रास्ट है ना, यहाँ पे लिखा ना मैंने, ऑपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन आप स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सेम है, हैज़ मेनी पेन्स, हैज़ नो प्लेजर्स, है ना। देखिए नाउन नाउन, हैज़ मेनी नो, ये फिर ही एडजेक्टिव है, मॉडिफाई कर दीजिए आप, ये डिटर्मिनर, पेन्स प्लेजर्स, नाउन नाउन, देख रहे हैं। तो वर्ड स्ट्रक्चर जो है सेम होगा, सिंटैक्स भी सेम होगा, ठीक है, सिंटैक्स भी सेम होगा। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट देयर इज़ नो प्लेजर इन सेलिबेसी, नहीं, फिर ये दिक्कत हो जाएगा। सिंटैक्स भी क्या होना चाहिए, सिंटैक्स सेम होना चाहिए, हाँ, मीनिंग एकदम डिफरेंट। देखिए यहाँ पर पेन की बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है, यहाँ पर सेलिबेसी की बात हो रही है, प्लेजर की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑपोजिशन है, कॉन्ट्रास्ट है, अच्छा बुरा, काला सफ़ेद, ऊंचा नीचा, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट। बाइनरी भी इसको बोलते हैं, बाइनरी, याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, बाइनरी इसको बोलते हैं कि जब दो टर्म या दो आइडियाज़ अपोजिंग हो तो हम उसको बाइनरी कहते हैं, ठीक है। जैसे मोटा पतला, ऊंचा नीचा, काला
उजला, तो इसको हम बाइनरी कहते हैं, ठीक, मतलब कोई दो ही है। तो यहाँ पर एंटीथेसिस में क्या होगा, बाइनरी होगा, एक ऑपोजिट होगा, एक मतलब ये कोई भी एक कॉन्सेप्ट होगा उसका ठीक ऑपोजिट होगा, ठीक। लेकिन उसमें सिमिलरिटी क्या होगी, उसके सिंटैक्स में सिमिलरिटी होगी, उसके वर्ड ऑर्डर में सिमिलरिटी होगी, उसके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होगी, ठीक। अच्छा, इसकी क्लास के स्टार्टिंग में फिर से वही लाइन, टू err इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है, ऐसे एंड क्रिटिसिज्म से लिया गया। इसको आप याद रखिए, ये वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, ठीक, और यहाँ पर भी इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या हो रहा है आपको, सिंटेक्स में पैरेललिज्म दिख रहा है, मतलब सिमिलैरिटी दिख रही है, लेकिन मीनिंग उसका साफ अलग है। यहाँ पर गलती करने की बात हो रही है, यहाँ पर गलती माफ़ करने की बात हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, यहाँ पर डिविनिटी की बात हो रही है। तो क्या हो गया यहाँ पर, मीनिंग, आइडिया, इसमें क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऑपोजिशन हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। लेकिन सिंटेक्स, वर्ड, दीज टू आर सिमिलर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अर्काइज्म, अर्काइज्म बहुत आसान चीज़ है, बस इतना याद रखिए कि अर्काइज्म का मतलब होता है कि ऐसी पुरानी चीज़ों को यूज़ करना जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब जो नो लॉन्गर यूज में है, ठीक। जैसे अभी भी अक्सर देखेंगे विलियम शेक्सपियर का प्ले वगैरह, तो उसमें लिखा जाएगा आई लव थी, THEE, दी, इसी तरह थो आर ब्यूटीफुल। तो वो सब क्या है, वो सब अर्काइज्म है, उसका यूज़ नहीं करते हैं हम, यू का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारा ऐसा वर्ड है, ठीक। जैसे बाइबल ही हम पढ़े थे, तो उसमें एक टर्म आता है फर्मामेंट, FIRMAMENT, फर्मामेंट। तो फर्मामेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सर खुजाइएगा कि फर्मामेंट क्या है। हालांकि ये बहुत आसान वर्ड है, फर्मामेंट का मतलब होता है स्काई, आसमान, लेकिन यहाँ पर फर्मामेंट यूज़ किया गया है। तो ये फर्मामेंट क्या कहलाएगा, अर्काइक वर्ड कहलाएगा, और ये प्रैक्टिस अर्काइज्म कहलाएगा, ठीक। तो अर्काइज्म का मतलब बेसिकली ऑब्सोलीट वर्ड को, ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन को यूज़ करना। इसमें आपको एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर, इनका नाम ज़्यादा आता है। इन लोगों ने अच्छे से जो है यूज़ किया, कोई भी यूज़ करता है, अभी भी इवन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रोमिनेंटली यूज़ किया है, ज़्यादातर यूज़ किया, अपने ज़्यादातर वर्क में यूज़ किया है, ठीक। एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर, अर्काइज्म, ठीक। अर्काइक वर्ड या अर्काइज्म, पुरानी चीज़ों को यूज़ करना, बहुत पुरानी, जो कि अभी ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी तरह अभी जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आने वाले 100 साल बाद वो अर्काइक हो जाएगा। जैसे अभी से 10 साल 12 साल पहले हम लोग एक वर्ड यूज़ करते थे, वोमिट, है ना, वोमिट, VOMIT, वोमिट मतलब उल्टी करना होता है, पता ही होगा आपको, वोमिट, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब इस वर्ड का यूज़ क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब इसके जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है, प्यूक, PUKE, प्यूक, प्यूक मतलब उल्टी करना या उल्टी, ठीक। ये हम लोग ये यूज़ करने लगे हैं। तो ये आने वाले 50 साल में, 60 साल में, 20 साल में, 30 साल में क्या हो जाएगा, ये अर्काइक बन जाएगा, यानी इसका कोई यूज़ नहीं करेगा, पुराना हो जाएगा, इसका सब यूज़ करेगा। तो इसी तरह चीज़ें अर्काइक होती है, ठीक है। तो ये अर्काइक हो गया, या इसी को हम अर्काइज्म बोलते हैं। बैलेड, बैलेड क्या होता है, देखिए, बैलेड इट इज़ अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली, ट्रांसमिटेड मतलब एक से दूसरे के पास कैसे जाता है। जैसे हम अभी एक ऐसे लिखेंगे, ठीक, तो लिख करके हम भेज दें, आप उसको बुक के थ्रू या कैसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन बैलेड क्या है, ओरली ट्रांसमिट होगा, हम आपको सुनाए, आप किसी और को सुनाइएगा। जैसे अक्सर आप लोरी सुने होंगे, या अभी भी आप बच्चों को सुनाते होंगे, ठीक, छोटे बच्चों को, तो वो भी किसका एग्जाम्पल आ सकता है, एक तरह से बैलेड का आ सकता है, ठीक है। वो भी एक बैलेड का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वो ट्रांसमिट किया जा रहा है ओरली, ठीक। विच टेल्स ए स्टोरी, जहाँ पर क्या है, एक स्टोरी बोली जाती है, कोई एक स्टोरी बोली जाती है, कोई छोटी सी स्टोरी, और कम्युनिकेटेड ओरली। अब यहाँ पे यही बात है कि कम्युनिकेट भी हम ओरली करते हैं, ट्रांसमिट भी ओरली करते हैं। जैसे बच्चों को ही आप सुनाते हैं कि ऐसे जो भी लोरी हो, तो उसमें आप किसी न किसी चीज़ के बारे में कहानी सुना रहते हैं, किसी जानवर के बारे में, या चांद के बारे में, या किसी न किसी चीज़ के बारे में, चाहे जो भी चीज़ हो। तो वहाँ पर क्या है, आप एक स्टोरी सुना रहे हैं, वो एक सॉन्ग टाइप का, ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, वो एक आप उसको रिदम के साथ, लय के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक, और ओरली कम्युनिकेट हो रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, बैलेड का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक। तो बैलेड इज सिंपली ए सॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे, बार्ड, बार्ड मतलब क्या होता है, देखिए ये लिखा है कि रिनाउंड पोइट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो रिनाउंड पोइट होता है, मतलब जो सबसे फेमस वाला पोइट होता है, ठीक, वो हमारा बार्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर अपने टाइम में जो है फेमस थे, रिनाउंड थे, तो उसको हम क्या बोल दिए, बार्ड ऑफ एवन। एवन क्यों बोला कि भैया, क्योंकि वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जो है, बताइए तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब वो पैदा कहाँ हुआ थे विलियम शेक्सपियर, उनकी जगह का नाम,
Cookbook. पूरा नाम बताइए। लंदन ही था ना, स्ट्रेटफोर्ड। पूरा नाम स्ट्रैटफोर्ड था, पूरा नाम नहीं है, लंदन नहीं था, लंदन से अलग था। लंदन में तो वो आ करके अपना लिटरेरी करियर बनाए थे, थिएटर वगैरह ज्वाइन किए थे। देखिए उनका हाँ सही है। उनका डेथ जहाँ पर बर्थ हुआ था उस एरिया का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, STRTFORDUPON स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का नाम आप कह लीजिए वो वारविकशायर था। तो वहाँ पैदा हुए एवन में, तो इसीलिए उनको द बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह वर्ड्सवर्थ का नाम द बार्ड ऑफ राइडल माउंट बोला जाता है, यानी कि ये जहाँ पैदा हुए थे वो राइडल माउंट जगह था, तो इसीलिए इनको द बार्ड ऑफ राइडल माउंट बोला जाता है। इसी तरह रॉबर्ट बर्न्स को द बार्ड ऑफ आयरशायर बोला जाता है, क्योंकि ये आयरशायर में पैदा हुए थे। ठीक, इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को द बार्ड ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि ये बंगाल में पैदा हुए थे। ठीक, तो बार्ड मतलब बेसिकली कि उस टाइम पीरियड का एक लिटरेरी जीनियस कह लीजिए, या बड़ा फिगर कह लीजिए, या जिसने बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया हो लिटरेचर में, तो उसको हम बेसिकली बार्ड बोलते हैं। अभी के टाइम में भी अगर आपको लगता है कि ये बंदा लिटरेरी काम ज़्यादा कर रहा है, इसके वर्क ज़्यादा फेमस हैं, तो आप उसको भी जो है बार्ड बुला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब लोग राहत इंदौरी के पोएम पढ़ा करते थे। ठीक, अभी भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो हम उनको भी एक सेंस में बार्ड बुला सकते हैं। इसी तरह गुलजार का भी एक टाइम में फेमस था। ठीक है, तो उनको भी हम बार्ड बुला सकते हैं। हालांकि उतना उस एक्सटेंट तक नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे एक बड़े लेवल पर जो है ना चेंज आए, लेकिन फिर भी हम उनको एक माइनर सेंस में बार्ड बुला सकते हैं। ठीक, तो बार्ड मतलब जो अपने टाइम पीरियड में अच्छा काम किए हो लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये जो कॉनोटेशन है वर्ड का, वो पोइट्री की तरफ जाता है, पोइम की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इसी बात से याद आ गया, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखा है, यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर प्ले 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 लिखा है। ठीक है, इसीलिए इनको प्ले राइट ही बोला जाता है। लेकिन फिर भी इनको ज़बरदस्ती बार्ड बोल रहे हैं लोग, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इन्होंने पोइट्रिक वर्क जरूर लिखा होगा तभी बोला होगा। तो आपको ये बताना है कि इनका जो पोइट्रिक वर्क है, सबसे पहले बताना है कि कितना पोइट्रिक वर्क है और उनका नाम बताना है। हाँ, 2 पोएटिक वर्क है, वेनिस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लिकोसी। हाँ, और ये कहा जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि अगर इन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा होता, ड्रामा नहीं लिखा होता, फिर भी ये उतना ही फेमस होते अपने उस प्ले के अलावा जो 2 लिखा है, और उसके अलावा वो जो 154 सोनेट्स लिखा है। ठीक, तो इस बात को याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर अगर प्ले नहीं लिखते तो ये फिर भी उतना ही फेमस होते अपने पोइटिक वर्क को लेकर के, क्योंकि वो भी अच्छा लिखा है। आप इसको भी देख लीजिए, सोनेट्स को भी देख लीजिए। शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, सोनेट नंबर 118। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो बार्ड का मतलब बेसिकली कि अपने पीरियड का वो बंदा एक तरह से जीनियस होगा, और उसका कुछ ना कुछ हाथ पोइटिक फील्ड में भी होगा। ठीक है, आप इसको रविंद्रनाथ टैगोर के एग्जाम्पल से फर्स्ट क्लास याद रख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर से कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस साल में नोबेल मिला? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस साल में नोबेल मिला? 1913 में। ठीक है, और किस वर्क यानी कौन से काम के लिए नोबेल मिला? मतलब गीतांजलि के लिए जी। और ये एशिया के नोबेल पाने वाले पहले बंदे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में। उसके बाद से लिटरेचर में इंडिया के किसी भी राइटर को नोबेल नहीं मिला है। ठीक है, लास्ट नोबेल जो मिला है 2023 में शायद अमेरिकन राइटर गुंटूर ग्रास को मिला है। उससे पहले मिला था अब्दुल रज़ाक गरना को, और उससे पहले मिला था वो भी अमेरिका की ही थी, और उसका नाम नहीं याद आ रहा है। फोटो उसका मुंह भी याद है, फेस भी याद है, छोड़िए कहीं बता देंगे, हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा जब हम बार्ड बोल रहे होते हैं ना, बार्ड एक चीज़ देखिए, अब इसी तरह आप एग्जाम्पल लीजिएगा, विलियम शेक्सपियर का छोड़िए, आप जॉन कीट्स का एग्जाम्पल लीजिए, पीबी शेले का एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, तो इन लोगों में तो बहुत धांसू धांसू काम लिखा है, मतलब इंडेमियन लिखा, हाइपेरियन लिखा, टू वेस्ट विंड लिखा, टू स्काई लार्क लिखा, मतलब इन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पोइटिक वर्क लिखा है। लेकिन फिर भी
इन लोगों को बार्ड नहीं बोला गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, जब भी बार्ड वर्ड के जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक जो कॉनोटेशन होता है ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेलंकॉलिक हो जाता है। मेलंकॉलिक का मतलब कि जैसे एक आदमी है जो कि पोएम लिख रहा है, लेकिन वो ऐसे इमेजिनेशन पर लिख रहा है, वो जो है मस्ती मजा वाली चीज़ लिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो कि कॉन्टेम्पलेटिव पोएम लिख रहा है, जिसको आप पढ़ करके ना आप सोच में पढ़ोगे, वहाँ पर एक मेलंकोली जैसा, उदासी जैसा फील होगा, एक अलग ही फील होगा, मतलब एक समय रुक गया, ठीक। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मेलंकोलिक फील हो, सेंटिमेंटल फील हो, तब वैसे सिचुएशन में हम वैसे को जो है हम बोलते हैं बार्ड बोलते हैं। जैसे आप रविंद्रनाथ टैगोर का ही पोएम पढ़ें तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको मज़ा आएगा कि लवर ने अपने बिलव्ड को जो है ये किया, गुलाब दिया, चांद पे ले गया, ऐसी बातें नहीं फील होगी। हम भी गीतांजलि का बहुत सारा वर्क पढ़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा, ऐसा मज़ा वाला फील नहीं होगा अंदर से, ठीक। अंदर से अराउजल नहीं फील होगा, विगर फील नहीं होगा, बल्कि कॉन्टेम्पलेटिव फील करोगे आप, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये ऐसी चीज़ पता चलेगी। तो इस सेंस में जो है ना बार्ड टर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर ना। और ऐसी चीज़ों को हम कॉनोटेशन बोलते हैं कि किस वर्ड का कैसा मीनिंग निकल रहा है, वो कॉनोटेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी आप जान रहे हो तो क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जानते हैं, कुछ नहीं होता है, मतलब आप क्या ही इसको बताएं, बहुत आसान है। जर्नल और डायरी आप समझ रहे होंगे, ये भी डायरी मतलब जो, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है कि जब हम डायरी लिखते हैं तो वहाँ पर हमारा पर्पस प्राइवेट होता है। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो हमारा पर्पस प्राइवेट नहीं है, वो हम दूसरों को पढ़ने के लिए लिखते हैं। लेकिन जब हम जर्नल और डायरी लिख रहे होते हैं वो पर्पस हमारा प्राइवेट है, पर्सनल, खुद के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक। और जर्नल में क्या होता है कि हम किसी अपने क्लोज के लिए लिख रहे होते हैं, या खुद का भी हम अपने लिए लिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप जोनाथन स्विफ्ट के बारे में पढ़ोगे तो उनकी एक मतलब वाइफ तो नहीं थी, फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे वो सेक्रेट वाइफ भी थी, एस्थर जॉनसन नाम की। तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारा लेटर लिखा था, ठीक है, जिनको हम जर्नल टू एस्टेला के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हो गया एक कि हु हैज़ रिटन जर्नल टू एस्टेला, तो वो जो है जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है जर्नल टू एस्टेला, वो उसी के लिए, मतलब वो लेडीज़ के लिए, एस्थर जॉनसन के लिए। तो जर्नल, डायरी पर्सनल चीज़ होती है, प्राइवेट चीज़ होती है, वो हम किसी के पढ़ने के पर्पज से नहीं लिखते हैं। बायोग्राफी हमारी लाइफ के ऊपर कोई और लिखेगा, ऑटोबायोग्राफी हम खुद लिखेंगे, ठीक है। अब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी ये होता है कि लिखिएगा आप अपने ही बारे में, ठीक, लेकिन आप इसमें अपने पर्सनल डिटेल्स को शेयर करने की बजाय आप अपना लाइफ इवेंट को डिस्कस करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम की लिखी गई है, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि वो यहाँ पैदा हुए, पेपर बेचा करते थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ, स्कूल के बारे में। तो ये क्या है, उनका लाइफ के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक। लेकिन कोई एक ऐसा वर्क हो जहाँ पर उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में ना, बल्कि उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाए कि हम जो है 5 साल पहले गए हुए थे स्विट्ज़रलैंड, वहाँ हम ये किए वो किए, ऐसा हुआ, वहाँ के लोग ऐसे थे, तो इसको हम मेमोरी बोल देंगे। या किसी एक घटना के बारे में, जैसे कि हम 5 साल तक इस स्टेट के गवर्नर थे, इस दौरान ये सब हुआ, ये सब हुआ, ये सब हुआ, तो ये मेमोर कहलाता है, ठीक। ऑटोबायोग्राफी में आपकी लाइफ के बारे में होगा, मेमोर में आप लिखेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक। तो इसमें यही डिस्टिंक्शन है। इसमें हमको बताना पर्पस सिर्फ और सिर्फ मेमो का था, लेकिन हम ये सब बताएं ताकि आप इससे डिस्टिंक्शन कर सकें, सो दैट यू हैव a relative knowledge about what memo is and how it differs from biography, autobiography and all these things, ठीक। चलिए अगला टर्म है हमारा ब्लैंक वर्स, ब्लैंक, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। देखिए, जब हम किसी वर्सिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ देखते हैं, एक राइम और मीटर। राइम मतलब कि उसका आवाज़ मिल रहा है कि नहीं, पहला लाइन का दूसरा लाइन से, या पहला का तीसरा से, या क्या, इसको हम बोल देते हैं राइम, बोल देते हैं, राइम स्कीम बोलते हैं। और मीटर बोल देते हैं कि वो कितने सिलेबल का है, कितने सिलेबल फर्स्ट लाइन में है, कितने सिलेबल सेकेंड लाइन में है, कितने सिलेबल किस में है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है, चलिए हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। DACTYL, ठीक है, IAMB, ठीक है, ANAPEST, ठीक है, TROCHEE, ट्रोकी, और
और स्पॉन्डी, SPONDEE स्पॉन्डी। और एक और हम आपको आज एक्स्ट्रा बताएंगे, पायरिक। डेक्टिल, आयम, एनापेस, ट्रोकी, स्पॉन्डी और पायरिक। चलिए सबसे पहले हमको ये बताना है आपको कि इसमें जो हम लिखे हैं सारा, इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर बेहतर से हो जाएगा। आ जाए इधर, इधर आना, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं हम। आई होप आपको दिख रहा होगा सबका सब क्लियर से। अरे फंस काहे रहा है, ये रहा, अब दिख रहा होगा आपको। डेक्टिल, आयम, एनापेस्ट, ट्रोकी, स्पॉन्डी एंड पायरिक। ये पायरिक तो हम आपको नहीं बताए हैं, इसको आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 तरह का हम आपको दे दिए हैं मीटर। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें कौन 2 सिलेबल वाला है और कौन 3 सिलेबल वाला है, सबसे पहले ये बताना है। आयाम, ट्रॉकी और स्पॉन्डी ठीक 2 सिलेबल वाला है। आयम, और टाइल और एनापेस्ट 3 सिलेबल वाला है। ठीक, डेक्टिल और एनापेस्ट जो है 3 सिलेबल वाला है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, आयम्ब की, ठीक, तो हम 2 मीटर लेके चलते हैं, एक यू लेकर के चलते हैं और एक एस लेकर के चलते हैं। यू का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड, एस का मतलब स्ट्रेस्ड। यू का सिंबल ऐसे होता है ऐसे, और स्ट्रेस्ड का सिंबल ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है कि आयम का पैटर्न क्या होता है। आयम का पैटर्न पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। ठीक है, पहले जो है यू होगा फिर एस होगा, यानी कि पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड। इसी तरह स्पॉन्डी, उसका स्पॉन्डी में डबल एस, मतलब दोनों स्ट्रेस ही हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ट्रोकी की, ट्रोकी की बात करें अगर, तो पहले स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड। और इसी तरह डेक्टिल, डेक्टिल में पहले अनस्ट्रेस्ड। चलिए ठीक है, देखिए इसको आपको याद रखना ही है, ये बहुत बेसिक चीज़ है और इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछा भी है 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी। देखिए सबसे पहले आपको तो आयम याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये आयम एक ऐसा मीटर है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, बहुत 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 बहुत। इसके पीछे सबसे रीज़न ये है कि हमारा जो नेचुरल स्पीच है, जो हम जैसे बोलते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी हमारे हम बोलते भी हैं तो हम आयमिक पेंटामीटर में ही बोलते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, ये बात हो गई। तो आयम्बिक मीटर का होता है ये यूएस, यानी कि पहले अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 याद करना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या याद करना है, आयम याद करना है, ठीक है, आयम का यूएस। और दूसरा काम ये याद रखना है कि आपको याद रखना है कि आयम का उल्टा होता है ट्रोकी, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आयम का उल्टा होता है ट्रोकी। फिर से आयम यूएस, ऐसे याद रखना है आपको, यूएस, और आयम का उल्टा ट्रोकी। अब ट्रोकी क्या होगा आप खुद से समझ गए होंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये और एनापेस्ट, डेक्टिल और एनापेस्ट, ये 3 सिलेबल वाले होते हैं। ठीक है, 3 सिलेबल वाले, बाकी सब के सब 2 सिलेबल वाले। ठीक, आयम ट्रोकी हम देख लिए। इसको ना आप, इसका नाम एक्चुअली में डेक्टिल होता है, लेकिन आप इसको डेक्टिल मत याद रखिए, हम आपको बता रहे हैं आसानी के लिए, आप इसको डेक्टिल से याद रखा करिए। इसका नाम डेक्टिल है, लेकिन आप इसको डेक्टिल मत याद रखिए, डेक्टिल से याद रखिए। क्यों, इससे हम बताते हैं क्यों, क्योंकि हम भी पहले डेक्टिल याद करते थे, फिर हमको भूल जाते थे, डेक्टिल में और एनापेस्ट में दिक्कत हो जाता था। ठीक, तो आपको याद रखना है डेक्टिल्स, डेक्टिल नहीं। क्यों, ऐसे देखिए, DATCTYL डेक्टिल, और एस डेक्टिल्स। एस क्यों, क्योंकि एस से होगा एस यानी स्ट्रेस्ड, और फिर जो बच गया यू और यू, समझ गए। इसको आपको याद रखना है डेक्टिल्स। एस क्या बताएगा आपको कि पहले स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, तो ये डेक्टिल्स हो गए या डेक्टिल हो गया। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, डेक्टिल्स, सिर्फ इतना याद रखना डेक्टिल्स। ठीक, और फिर याद रखना है कि डेक्टिल्स का उल्टा होता है क्या, एनापेस्ट। डेक्टिल्स का उल्टा होगा एनापेस्ट। स्पॉन्डी 2 सिलेबल वाला होता है, तो इसका डेक्टिल का उल्टा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है डेक्टिल का उल्टा, क्योंकि 2 3 वाले का उल्टा 3 वाला ही होगा, तो 3 वाला ट्रोकी है। ट्रोकी 3 वाला कैसे है,
TR ट्राई लिखा हुआ है ना, तो आप या तो इसको याद रखिए तो ये याद हो जाएगा, ये याद रखिए तो ये याद होगा। ट्राई से आपको याद रहेगा 3 वाला, ठीक। और इसका उल्टा होता है डेक्टिल, यानी कि ट्रोकी भी 3 वाला, डेक्टिल भी 3 वाला, ठीक है। और आप डेक्टिल्स वर्ड याद रखिएगा तो उससे आपको क्या याद होगा, ये इसका राइम स्कीम SUU। तो अब ट्रोकी इसका उल्टा यानी क्या हो जाएगा UUS, देख रहे हैं UUS, ठीक है। तो यहाँ पर डेक्टिल्स हम देख लिए, डेक्टिल्स याद रखना है आपको, डेक्टिल्स, उससे आपको एनापेस्ट मिल जाएगा, आयम्ब से आपको, ठीक है, मिल जाएगा क्या, ट्रोकी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा 2 बच गया, एक स्पॉन्डी और पायरिक। ये पता है कि ये दोनों जो है 2-2 वाला है, स्पॉन्डी और पायरिक। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, ठीक है। तो अब बताइए एक ज़रा, मिला हुआ हमारे पास 2 है तो या तो U होगा या S होगा, तो US वाला ये मिल गया, SU वाला ट्रोकी मिल गया। तो अब मतलब क्या कि ये जो दोनों बचा है, अब मिक्स्ड वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मिक्स्ड वाला तो हो गया ना, US यानी अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, तो ख़त्म हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, या तो दोनों स्ट्रेस्ड या दोनों अनस्ट्रेस्ड। ये बात समझ में आ रही है, हम जो आपको बता रहे हैं। बताइए, मतलब जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको याद न रखना पड़े, रटना नहीं पड़े, फिर से हम बताए थे एक बार। आयम को आपको बस एक याद रखना है कि US होता है, ठीक है, US, और इसका उल्टा होता है ट्रोकी, तो SU हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद हो गया। दूसरा हम क्या बताएं कि आपको ट्राई माने 3 होता है, तो ट्रोकी आप देख करके याद रखिएगा 3। अब फिर बता चुके हैं कि इसका उल्टा डेक्टिल होता है, तो ये 3 वाला तो ये भी 3 वाला, इतना बात, ठीक। दूसरा टर्म आपको बोली थी याद करने के लिए कि डेक्टिल नहीं, डेक्टिल्स, डेक्टिल्स। क्यों डेक्टिल्स, ये बताएगा आपको इसका राइम स्कीम SUU, यानी कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। अब चूंकि डेक्टिल्स का होता है एनापेस्ट होता है, तो एनापेस्ट का हो जाएगा UUS, इतना क्लियर। तो ये मिक्स वाला था, ये सारा का सारा, यानी स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का मिला हुआ था। तो अब ये जो दोनों बचा है, ये सबसे पहले 2 सिलेबल वाला है, तो मिक्स वाला तो होगा नहीं भैया, क्योंकि USSU ख़त्म हो चुका है। तो अब या तो UU होगा, ठीक है, और या तो SS होगा, मतलब या तो दोनों अनस्ट्रेस्ड या फिर एक स्ट्रेस, दोनों का दोनों अनस्ट्रेस्ड या दोनों का दोनों स्ट्रेस्ड। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्पॉन्डी, S से शुरू हो रहा है, S स्पॉन्डी, S, तो S से स्ट्रेस्ड होता है, S से स्पॉन्डी होता है, S से स्ट्रेस्ड होता है, S से स्पॉन्डी होता है। तो इसमें दोनों क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रेस्ड हो जाएगा, और इसमें दोनों अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा, ठीक। पायरिक इसको बोलते हैं। अच्छा पायरिक हम इसे नहीं बताए थे कि ये बहुत आगे का हो जाता है, मैक्सिमम क्रिटिक्स जो है इसको मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पायरिक में लिखा जाए, दोनों अनस्ट्रेस्ड होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पायरिक को आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा काम था बता देना, तो बता दिए, क्योंकि आगे अगर पूछ ही दिया तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि यह बोलते थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बताए नहीं किए, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हो गया हमारा ब्लैंक वर्स। अच्छा ब्लैंक वर्स के बारे में हम बता रहे थे कि ब्लैंक वर्स में जो है ना राइम नहीं होता है, यानी कि अनराइम्ड होगा, ये राइम नहीं करेगा, ठीक। सबसे पहली बात, ये आइम्बिक पेंटामीटर में होगा, हम जानते ही हैं, 5 स्ट्रेस्ड आइम्बिक पेंटामीटर में होगा। और डेका सिल्बिक, डेका माने 10, सिल्बिक माने सिल्बल वाला, तो 10 सिल्बल वाला होगा, 10 सिल्बल वाला होता है तो पेंटामीटर होता है, देखिए आइम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स। और अनराइम्ड होता है, मतलब ये राइमिंग नहीं करेगा, यानी लास्ट का दोनों साउंड जो है ना वो मैच नहीं करेंगे एक दूसरे से। अच्छा इसको लाया था किसने भैया, ये अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, जो हेनरी हावर्ड है। अच्छा हेनरी हावर्ड के बारे में बता देते हैं हम आपको, इनका नाम अक्सर हम किसके साथ लेते हैं बताइए तो, अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड का नाम, थॉमस वाइट, थॉमस याट, हाँ याट का है, थॉमस याट के साथ हम लोग क्यों एसोसिएट करते हैं, सोनेट के लिए, इंग्लैंड में सोनेट यही लाए थे। हाँ इटली से जो है ये लोग 2 साल घूमने के लिए गए थे वहाँ, और वहाँ से जो है इन्होंने, एक पेट्रार्का था वहाँ का बंदा, वो सोनेट वोनेट लिख रहा था, बोला मस्त लिख रहा है यार, इसको इंग्लैंड ले चलो, तो वहाँ से ये लोग लाए थे। तो सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का जो, भले ही हम दोनों बोल देते हैं, लेकिन इनफैक्ट जो है सोनेट का इंट्रोड्यूस करने का जो हम श्रेय कहिए आप, ठीक है, वो देते हैं थॉमस याट को ही, ठीक है। और उन्हीं के चेले थे अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड, वो गुरु थे, मतलब बेसिकली टीचर कहिए, वो उनके स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे।
तो इनका भले ही हम बोलते हैं कि इन दोनों ने लाया था, वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें, इसी चीज़ को ब्लैंक वर्स को लाने में, ब्लैंक वर्स को लाने में, मतलब ब्लैंक वर्स जो इसको इंट्रोड्यूस किए थे किसमें, इन्होंने वर्जिल के बुक द अनियड को ट्रांसलेट किया था, उसके बुक 2 और बुक 4 में जो है इन्होंने ब्लैंक वर्स को जो है क्या किया, इंट्रोड्यूस किया था। पहला काम ये किया। दूसरा काम, इनको ही यानी अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड को ही हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट का बाबू मानते हैं, मतलब कि इन्होंने ही ओरिजिनेट किया है। वो जो हम बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट की, चलिए पेट्रार्कन सोनेट का ये बताइए मीट्रिकल पैटर्न, मतलब उसका स्टेंजे में कितने लाइन थे, क्या क्या पैटर्न क्या था पेट्रार्कन सोनेट में? ऑक्टेव, पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट था, ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी और सी डी सी या सी डी ई या सी डी ई। हाँ, तो वो हो गया पेट्रार्कन सोनेट का। और जो इंग्लिश सोनेट है जिसको एलिजाबेथन सोनेट बोलते हैं, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, उसका पैटर्न क्या था, उसका राइमिंग क्या था? ए बी डी सी डी ई एफ और जी 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 जी। और ये जो है डिवाइडेड था क्वार्टरन क्वार्टरन क्वार्टरन, ठीक है, यानी 4 4 4, तो 4 ते 12 हो गया और 2 बज गया फिर कपलेट में। तो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का ठीक काम इस बंदे ने किया, अर्ल ऑफ सरे ने। आप अक्सर ये सोचते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट है तो इसका मतलब शेक्सपियर भाई ने उसको बनाया होगा, ऐसा नहीं है। पेट्रार्कन सोनेट का मॉडिफाई करके उसको शेक्सपियरियन सोनेट बनाना या फिर एलिजाबेथन सोनेट बनाना या जिसको इंग्लिश सोनेट बनाना, वो अर्ल ऑफ सरे ने किया है। ठीक, पहले जब दोनों ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो पेट्रार्कन सोनेट था, वहाँ पे चेंज ला करके राइम स्कीम चेंज करके अर्ल ऑफ सरे ने उसको कन्वर्ट किया किसमें, इंग्लिश सोनेट में। ठीक, इंग्लिश सोनेट में। और जब उसी पैटर्न को विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, मतलब 154 सोनेट लिख दिया इतना बढ़िया वाला गजब वाला, तो बोल दिया लोग क्या उसको शेक्सपियरियन सोनेट। और चूंकि शेक्सपियर एलिजाबेथन टाइम में थे इसीलिए उसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोल दिया गया। तो पहले पेट्रार्कन सोनेट को चेंज करके, उसके मेट्रिकल पैटर्न को चेंज करके अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लिश सोनेट बनाया और उस पैटर्न को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया विलियम शेक्सपियर ने, इसीलिए उसको हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। और चूंकि शेक्सपियर साहब जो है वो एलिजाबेथन टाइम में थे तो इसीलिए उसको हम एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं। इतनी बात आ गई है समझ में? ठीक है, आज आगे चलते हैं। अगला है हमारा बुक फॉर्मेट। आप ये सब पता नहीं कहीं पे सुने या नहीं सुने होंगे, ये चीज़ तो आई एम डैम श्योर कि फोलियो आप सुने होंगे, सुने ना फोलियो? चलिए, फोलियो आप कहाँ सुने होंगे हम बताते हैं, और उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विलियम शेक्सपियर का पहला फोलियो जो है वो किस ईयर में पब्लिश किया गया था और किस 2 बंदे ने मिलकर किया था पब्लिश? 1623 में फर्स्ट फोलियो 1623 और 32। हाँ 32। और बंदे का नाम बताइए जो पहला फोलियो सब पब्लिश किया था। हेमिंग एंड कॉन्डल। हाँ, हेमिंग और कॉन्डल ने मिलकर के पहला फोलियो को पब्लिश किया था। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात है कि यहाँ पे फोलियो क्या होता है भाई, क्वार्टो क्या होता है, ऑक्टेवो क्या होता है, ये सारी बात समझते हैं। तो ये फोलियो के हम बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जब प्रिंटिंग हुआ करती थी, अच्छा प्रिंटिंग से याद आया कि बताइए इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया? कैक्सटन ने, विलियम कैक्सटन ने। साल बताइए कौन सा ईयर था वो? 1476 में। और पहली किताब जो पब्लिश हुई थी उसका नाम बताइए, या कोई ऐसा पहला मेजर वर्क जो पब्लिश हुआ था, वो था थॉमस मूर का यूटोपिया 1485 में। विलियम, हाँ अच्छा एक चीज़ और डीप क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, विलियम कैक्सटन जो प्रिंटिंग प्रेस खोले हुए थे उसका नाम क्या था? नहीं याद होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। उनका नाम था द रेड पेल, RED पेल, द रेड पेल नाम था वो विलियम कैक्सटन का। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब जब पहले प्रिंट होता था, जैसे अभी आप मान ले जाते हैं दुकान पर प्रिंट करवाने, तो उसके पास A4 साइज पेपर रहता है ना, ऐसे इतना बड़ा, ठीक इतना बड़ा मान लीजिए A4 साइज पेपर रहता है। तो पहले क्या था कि प्रिंटिंग के लिए इसी तरह स्टैंडर्ड पेपर बनता था, ठीक है, इस तरह, तो इसको हम शीट बोलते थे, आसान बात है। तो जब इसको एक बार बीच से ऐसे मोड़ दिया जाता था, ठीक है, एक बार बीच से मोड़ दिया जाता था, तो अब इसमें 4 पेज हो गया ना, एक सामने का, एक इसका, अब पीछे इसका एक, पीछे का एक, 4 हो गया। मतलब बेसिकली आप इमेजिन करिए कि आप एक पेपर का टुकड़ा लिए, तो वो शीट है, उसको बीच से मोड़ दीजिए, तो दोनों तरफ हो गया, और दोनों तरफ मिला करके 4 साइड होगा ना, तो उसको हम बोलते थे फोलियो। ठीक, और फिर उसी को एक बार और मोड़ दिए, ठीक, उसी को एक बार और मोड़ दिए, यानी कि 2 बार मोड़ा गया, तो अब वो
कितना साइड देगा, 8 साइड देगा, तो उसी को हम क्वार्टो बोलते थे। और उसको एक बार और मोड़ दिए तब वो बन जाता था ऑक्टेवो। तो खैर आपको ऑक्टेवो का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फोलियो और क्वार्टो की जरूरत पड़ेगा। तो फोलियो शीट को एक बार मोड़ा गया है, 4 साइड बनाया गया है, फोलियो बोलेंगे। उसी को एक बार और मोड़ दिया गया, 8 साइड बन गया, तो वो क्वार्टो होता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो अगर पूछेगा पगलुआ टाइप का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो कैसे पूछता है हम बताते हैं आपको। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। पूछे सबसे पहले कि विलियम शेक्सपियर के लाइफ में, मतलब जो जब जिंदा थे, तो उनका जो वर्क पब्लिश हुआ था तो किस फॉर्म में, फोलियो फॉर्म में या फिर क्वार्टो फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम वो मिलेगा ना, हम आपको दिखा देंगे क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ था। तो वहाँ पर याद रखना है आपको कि फोलियो पैर कहिए कब पब्लिश हुआ था, वो हुआ 1623 में, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर का डेथ हुआ था 1616 में, 1616 में। तो उनके लाइफ में फोलियो कैसे पब्लिश होगा, तो यहाँ पर ये याद रखने का आसान तरीका है। तो उनके लाइफ में, मतलब जब वो जिंदा थे तो क्वार्टो फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था, और उनके डेथ के बाद फोलियो फॉर्मेट में 1623 में जो है वो पब्लिश हो गया था, ठीक है। पब्लिश करने वाले बंदे का नाम आप ऑलरेडी जान रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई, आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, अन्य आप देखिए सारी चीज़ें। चलिए, अच्छा, ये रेक्टो और वर्सो, जैसे अभी आप कोई पेज खोलते हैं, मतलब कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक पढ़ रहे हैं, पेज खोलें, तो जो आपके राइट साइड वाला पेज है उसको हम रेक्टो बोलते हैं, ठीक। और जो लेफ्ट साइड वाला पेज है उसको हम वर्सो बोलते हैं, ठीक। राइट, आर्ट से राइट रेक्टो और लेफ्ट वर्सो, लेफ्ट साइड वाले पेज को हम वर्सो बोलते हैं। बर्लेस्क, बर्लेस्क क्या है, तो ये देखिए, बर्लेस्क में बोल रहा है कि रिडिकुलस रिप्रेजेंटेशन सीरियस, मतलब कि किसी एक सीरियस सब्जेक्ट को फालतू तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, किसी एक सीरियस चीज़ को फालतू तरह से डिपिक्ट किया जाए, बताया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, या किसी एक फालतू सब्जेक्ट को सीरियस तरह से जो है ना ये किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बर्लेस्क का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा किसी बच्चे को गाली दे रहा था, ठीक है, तो आप घर पर आए उसको बहुत अच्छे शब्दों में बताएं घर पे, मतलब बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करके, बड़े अनुशासन के साथ बताएं आप उसको, ठीक है, तो वो बर्लेस्क हो जाएगा। या कोई आदमी कोई बढ़िया काम किया उसको आप अजीब तरह से बताएं, तो वो भी बर्लेस्क का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हम आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिए हैं। ये बेसिकली हम लिटरेचर में जब हम किसी एक फालतू अजीब से सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से ग्रैंड स्टाइल में डील कर रहे होते हैं, या किसी एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को हम छोटे मोटे वे में अजीब तरह से डील कर रहे होते हैं, तो वो बर्लेस्क कहलाता है, ठीक है। और बर्लेस्क में नाम आता है, सबसे बड़ा नाम सैमुअल बटलर के हुदीब्राज का, ठीक है, ये बर्लेस्क था। बेसिकली ये वर्क है सैमुअल बटलर का, जो कि बर्लेस्क के कैटेगरी में आता है। और इसी वजह से सैमुअल बटलर को हुदीब्रास्टिक स्टाइल के नाम से जाना जाता है। हुदीब्रास्टिक मतलब इनका एक वर्क था हुदीब्राज, तो इसी वजह से इनका नाम ही, इनके स्टाइल का नाम ही पड़ गया हुदीब्रास्टिक स्टाइल। जैसे हमने क्रिस्टोफर मार्लो के टाइम में देखा था कि उनका जो वन मैन ट्रेजेडी होता था उसकी वजह से उनके स्टाइल को ना मार्लोएस्क बोल दिया गया था। तो उसी तरह से सैमुअल बटलर का जो वर्क था हुदीब्रा, जो कि एक बर्लेस्क था, तो उस वजह से उसको हुदीब्रास्टिक स्टाइल बोल दिया गया, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक कहिए आप ये हो गया। अब हम यहाँ पर 5 मिनट का हम लेंगे क्या, इंटरवल लेंगे, या 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये कि पहले जब प्ले हुआ करता था बड़ा 2-2 घंटे 4-4 घंटे या लंबा टाइम का, तो उसके बीच में कोई कॉमेडी बोल दिया जाता था, कविता बोल दिया जाता था, तो उसको तो अभी हम इंटरवल बोलते हैं फिल्म में या कहीं भी। उस टाइम में क्या बोला जाता था उसको, ये बताइए। इंटरल्यूड। जी ठीक है, इसी के साथ हमारा इंटरव्यू शुरू होता है और हम 2:12 में क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक आप पानी सानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं।